एंड वेलकम टू प्रबोधनम। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं अपने सीरीज में जिसको हम कह रहे हैं लर्न थ्रू क्वेश्चन सीरीज। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस सीरीज को हमने स्टार्ट करा हुआ था ग्रेड 9th के लिए, और उसमें मोशन चैप्टर हमने उठाया था क्योंकि ऑल द वे अगर फिजिक्स देखें तो स्टार्टिंग मोशन से होता है और ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमने मोशन चैप्टर को स्टार्ट किया था। और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा हुआ था, एंड अब तक जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया उनके आधार पर अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको मिला हुआ था। और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे? सबसे पहले हमने जाना था कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। तो सर डिस्टेंस और कुछ नहीं होता, जो बॉडी ने पाथ ट्रेवल करा हुआ है उस ट्रेवल्ड पाथ का लेंथ होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी लेंथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस से एक शब्द या फिर एक टर्म आगे की तरफ बढ़ा जिसको हमने कहा स्पीड, जो कि डिस्टेंस कवर्ड ही होता है बट यूनिट टाइम में। वही डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने जाना कि डिस्प्लेसमेंट अगर यूनिट टाइम में कवर हो रहा हो तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं कि यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये चारों के चारों पैरामीटर्स, इसमें से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लिंक्ड होते हैं, ये दोनों के दोनों बराबर हो सकते हैं। एंड स्पीड एंड वेलोसिटी जो कि लेंथ पर यूनिट टाइम होते हैं ये भी बराबर हो सकते हैं इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के केस में ये दोनों चीजें क्या हो सकती हैं? बराबर हो सकती हैं। उसके बाद हमने थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में जाना था कि हमने इवन डेराइव भी करा हुआ था वो तीन इक्वेशंस। ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन से थे? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो था वो था वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, जो कि था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हमने बोला था वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। आमतौर पे इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। फिर हमने दूसरा इक्वेशन पढ़ा था वो था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये आपका पोजीशन टाइम इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन था हमारा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, और इसको हमने बोला था पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, क्योंकि ऑल द वे इस इक्वेशन में आपको टाइम नहीं दिखाई देगा, तो पोजीशन एंड वेलोसिटी में क्या रिलेशन है इस रिलेशन को हमने समझा था। यहां पर v का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने अब तक जान लिए थे, एंड इन्हीं फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फिगर 8.11। ये रहा हमारे पास फिगर, shows the distance time graph of three objects A, B and C। हमने लास्ट क्लास में जिन ग्राफ्स के बारे में बात करा था वो थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बट अभी बात हो रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेकर एक सेपरेट वीडियो भी आएगी। बट अभी हम लोग इन सब चीजों को छोटा छोटा तौर पे देख लेते हैं क्वेश्चंस के आधार पे, और जब हम ग्राफ को लेकर एक वीडियो लाएंगे उसमें हम और भी ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। तो अभी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है हमको तीन ऑब्जेक्ट्स का, और वो तीन ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सी हैं? ए है, बी है एंड सी है। कह रहा है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ग्राफ स्टडी करने का है और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का है। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। इन तीनों में से फास्टेस्ट कौन चल रहा है? सर ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का और हमसे पूछ रहा है किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ध्यान से सुनने का, या किसकी स्पीड ज्यादा है।
इसका मतलब ये कि जरूर हमें किसी न किसी तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड और वेलोसिटी की जानकारी मिलती होगी। ध्यान से सुनने का। और उसके लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखेंगे और फिर हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें किस तरीके से स्पीड देगी और वेलोसिटी की जानकारी देगी। तो ये एक ग्राफ है मेरे पास और इस ग्राफ में हम लोग एक्स एक्सिस को यूज कर लेते हैं फॉर टाइम पर्पस। इसका मतलब कि इस एक्स एक्सिस को मैं टाइम बोलने वाला हूं। इस एक्स, ये जो एक्स एक्सिस है ये मेरे लिए टाइम रिप्रेजेंट करेगी। वही ये जो वाई एक्सिस है ये मेरे लिए डिस्टेंस कवर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि अभी बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको पकड़ लेनी चाहिए। ये वो पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं एंड ओरिजिन रेफरेंस एक रेफरेंस के तौर पे यूज होता है। ओरिजिन यहां रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस पॉइंट पर आपका डिस्टेंस कवर्ड भी जीरो है एंड टाइम भी जीरो है। इट मींस इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है जीरो। जीरो कहने का मतलब है कि वो अपने रेफरेंस पोजीशन पे या आप उसके लिए जो रेफरेंस मान रहे हो वहां पर है। और इसी टाइम, इसी पॉइंट से हमारा टाइम भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऑब्जर्वेशन भी यही से स्टार्ट हो रही है। यानी हम टाइम एंड डिस्टेंस दोनों को एक साथ नोटिस कर रहे हैं। एक्स पर हम टाइम डिनोशंस करेंगे जबकि हम वाई पर डिस्टेंस के नोशंस करेंगे। ध्यान से, डिस्टेंस के डिनोशंस हम वाई पर करेंगे। पहले हम लोग इस पर्पल वाले ग्राफ को देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये पर्पल ग्राफ दिखा रहा है बॉडी ए के ग्राफ को या बॉडी ए के मोशन को ये बताने की कोशिश कर रहा है। एंड टाइम के तौर पे मैं इसको कह रहा हूं 1। एंड ध्यान से हम टाइम सेकंड्स में लेके चल रहे हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7। टाइम मैंने ऑलरेडी बोला सेकंड्स में लेके चल रहे हैं, जबकि डिस्टेंसेस को हम मीटर में लेके चल लेते हैं। ये बता रहा है मान लो 2 मीटर, 4 6 8 10 12 14 16 18। ध्यान रखना कि ये जो ब्लैक लाइन होती है ग्राफ की, ये जो लाइनें होती हैं इनको हम 1 ग्राफ यूनिट कहते हैं। ये जो लाइनें होती हैं, ये जो लाइनें होती हैं इनको हम 1 ग्राफ, ये जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें जो दे रखी हैं, लाइनें 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 और लाइंस जो दे रखी हैं इनको हम ग्राफ यूनिट बोलते हैं। तो डिस्टेंस के लिए मैंने 1 ग्राफ यूनिट को 2 मीटर इंडिकेट करा हुआ है। यानी आप देख रहे हो कि यहां से यहां तक अगर आप देख रहे हो तो मैंने दिखाया कि भाई 1 ग्राफ यूनिट में चेंज आने का मतलब 2 मीटर का चेंज आना। यही कारण है कि अगला जो ग्राफ यूनिट था इस पर मैंने 4 लिखा, क्योंकि 2 मीटर का चेंज मतलब 2 से 4। अगले पे 6 लिखा, 8 10 12 14 16 18। जबकि टाइम में यही ग्राफ यूनिट 1 सेकेंड्स के इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 मतलब चेंज 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 ग्राफ यूनिट में चेंज आने का मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का चेंज मतलब 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब सर इससे हमें जानकारी कैसे मिलेगी? अगर आप इस बॉडी ए को देख रहे हो, बॉडी ए के ग्राफ को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये बॉडी ए का जो ग्राफ है इसको अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आप आराम से किसी भी टाइम पे बता सकते हो कि ये उस टाइम पे कहां पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये थर्ड सेकंड पे मतलब ऑब्जर्वेशन के तीसरे सेकंड पर
जब हमने देखा तो ये कहां पर थी, ये सर यहां थी, ये यहां थी। और यहां होने का मतलब है ये 10 मीटर्स ऑल द वे, थर्ड सेकंड वाली लाइन यही है। एंड ये बता रही है कि ये 10 मीटर्स की दूरी पर थी। ये 10 मीटर्स की दूरी कहां से, रेफरेंस से, रेफरेंस से 10 मीटर है। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फिफ्थ सेकंड पर कहां थी, फिफ्थ सेकंड पर अगर आप देख रहे हो तो ये फिफ्थ सेकंड पर थी 14 मीटर्स की दूरी पर। इट मींस कि आप ग्राफ को देखकर आप आराम से बता सकते हो कि किस टाइम पर वो ऑब्जेक्ट कहां पर था। कहां पर था मैं बात कर रहा हूं, यानी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। इसको आमतौर पे पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि ऑल द वे रेफरेंस पॉइंट से आप कितने डिस्टेंस पर मौजूद हैं वो आपकी पोजीशन भी है, इसीलिए इसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं। तो अगर आप रेफरेंस से 10 मीटर की दूरी पर थे, मतलब आपका पोजीशन 10वें मीटर पर है। एंड अगर आप 5वें सेकंड पर 14 मीटर पे थे, इट मींस कि आपका पोजीशन रेफरेंस से 14 मीटर पर है। यानी आपने थर्ड सेकंड से फिफ्थ सेकंड, जो कि 2 सेकंड्स का गैप है, एंड इन 2 सेकंड्स में आपने डिस्टेंस कवर किया है 10 से लेकर 14। एंड 10 से लेकर 14 का मतलब हो गया 4 मीटर्स आपने कवर किए हैं इन 2 सेकंड्स के अंदर। 4 मीटर्स कवर किए हैं आपने 2 सेकंड्स के अंदर। एंड 4 मीटर्स कवर करने का मतलब है 2 सेकंड में 2 मीटर, 4 मीटर। यानी 1 सेकंड में अगर आपसे पूछूं मैं तो आप बोलोगे 2 मीटर। ओहो, ओ 1 मिनट, 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड। हाँ, इसका मतलब ये है कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड की जानकारी देता है, स्पीड की जानकारी देता है। ओके, अगर आप इस ग्रीन वाली लाइन को देख रहे हो तो ये मान लेते हैं कि ये हमारे बॉडी बी के लिए ग्राफ है। मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी बी है, उसके लिए ग्राफ है। और इस बी को देख रहे हो तो आप बी का भी पोजीशन आप आराम से बता सकते हो कि किस टाइम पे ये बॉडी बी कहां पर मौजूद थी। एंड अगर आपको ये पता चल जाए कि किस टाइम पर कोई बॉडी कहां मौजूद है, तो आप आराम से, या फिर आप ये भी पता कर सकते हैं कि उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। और इस तरीके से आप बता सकते हो कि उसकी स्पीड क्या है और उसकी वेलोसिटी क्या है, क्योंकि ऑल द वे ग्रेड 9th में मोशन चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चंस और ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स स्ट्रेट लाइन को लेकर दिए हुए, इसीलिए यहाँ पर स्पीड वेलोसिटी सेम हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है। तो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बताता है। एंड इसमें एक टर्म को अगर हम समझ जाए जिसको हम कहेंगे स्लोप, स्लोप इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो फिर हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए हम सबसे पहले जानेंगे स्लोप के बारे में। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूं स्लोप वो है अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। फिर इसी स्लोप की जानकारी मैं इवन आपको देने वाला हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी, ताकि कल को अगर बाय चांस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई क्वेश्चन आए स्लोप रिलेटेड, तो हम उसको आराम से कर सकें। मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि डिस्टेंस हम मीटर्स में लेने वाले हैं। ये रहा वाई एक्सिस, जबकि ये एक्स एक्सिस है जो कि हमारे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टाइम रिप्रेजेंट होगी सेकंड्स में। हर एक ग्राफ यूनिट मान लेते हैं कि ये 1 सेकंड के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि डिस्टेंस के केस में यही 1 ग्राफ यूनिट जो है
मान लेते हैं कि 2 मीटर्स के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप चाहो तो आगे का भी बना सकते हो। हमने देखा गया कि 3rd सेकंड पर बॉडी कहां थी। तो हमने पाया कि 3rd सेकंड पर जो बॉडी थी वो 10 मीटर्स पे थी। एट टाइम इक्वल टू 3 जो पोजीशन है बॉडी का वो है आपका 10 मीटर। एस यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जबकि वही 5th सेकंड पर अगर हम देखें तो 5th सेकंड पर ये बॉडी जो है इसका जो पोजीशन है और रेफरेंस से डिस्टेंस कवर्ड है वो आपका 14 मीटर। तो एट टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे जो पोजीशन है बॉडी की वो है 14 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस इसी को हम पोजीशन कहते हैं। फ्रॉम रेफरेंस, रेफरेंस बोलने का मतलब है कि जिसको आप मान रहे हो कि यहां से डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने गए, तो रेफरेंस को आपने 0 माना है और वहीं से जो भी डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए जाएंगे उनको हम पोजीशन बोलेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये 2 टाइम इंटरवल्स हैं। एक टाइम है आपका 3 सेकंड्स का और दूसरा है 5वें सेकंड पर। एक शब्द यूज करो मैं एट, और इस पर हमने देखा पोजीशन जो है वो 10 मीटर है एंड 14 मीटर है। और जो चेंज आ रहा है पोजीशन में, जो चेंज आ रहा है वो है 4 मीटर का। इसका मतलब ये कि बॉडी ने 2 सेकंड्स में, इन 2 सेकंड्स 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया हुआ है। और इस तरीके से आप स्पीड और वेलोसिटी बता सकते हो, जो कि होता है डिस्टेंस बाय टाइम। 4 मीटर डिवाइड बाय 2 सेकंड हो गया 2 मीटर पर सेकंड। सर ये बात तो आपने ऑलरेडी बता दिया था, ऑफ कोर्स ऑलरेडी बताया हुआ था। एंड अब हम जानेंगे कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब है कि किसी भी एक्सिस से, आइदर वो टाइम एक्सिस हो और डिस्टेंस एक्सिस हो, उससे वो लाइन जो कि किसी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है उसका क्या एंगल है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक्स एक्सिस है एंड इसके ही पैरेलल में ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये लाइन भी ऑफ कोर्स हमारे लिए टाइम एक्सिस का काम करेगी। एंड ऑल द वे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है, थीटा मुझे नहीं पता थीटा की क्या वैल्यू है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, मुझे नहीं पता, बस मैंने बोल दिया थीटा डिग्री है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये जो लाइन है, ये जो मोशन करने का जो डिपिक्शन है किसी बॉडी का, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन दे रहा है कि ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। इसी तरीके से कोई दूसरी बॉडी भी होगी, हो सकता है, जिसके लिए शायद ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जिसके लिए शायद ग्राफ कुछ ऐसा होगा। एंड अगर आप इसके इंक्लिनेशन को चेक कर रहे हो, इसके इंक्लिनेशन को चेक कर रहे हो, तो इसी टाइम एक्सिस से भाई एक्स के पैरेलल जितनी भी लाइनें बनेंगी वो सारी की सारी टाइम एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करेंगे ऑल द वे। तो इसका एंगल ये है। और आप नोटिस कर रहे हैं अगर, तो ये आपका जो रेड वाली लाइन है वो कम एंगल पर इंक्लाइंड है, जबकि जो ग्रीन वाली लाइन है वो ज्यादा एंगल पर इंक्लाइंड है। ये रहा आपका टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस से अगर आप रेड वाली को चेक कर रहे हो तो एक कम एंगल पर है, जबकि ग्रीन वाली लाइन जो है वो ज्यादा एंगल पर है। सर आप तो एंगल बता रहे हो दोनों का। हाँ जी, क्योंकि ऑल द वे मान लेते हैं कि ये एंगल है फाइव, मान लेते हैं, क्योंकि ऑल द वे थीटा हो या फाइव, इनसे ही एक टर्म आएगा tan थीटा और tan फाइव।
फाई के टर्म्स में tan फाई आएगा, थीटा के टर्म्स में tan थीटा आएगा। इसी को हम कहते हैं स्लोप। अब क्योंकि आपने क्लास 9th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हुई है, एंड ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हुई है तो आपको tan थीटा का इतना कुछ ज्यादा आइडिया भी नहीं है। तो आपको बस इतना समझना है कि थीटा ज्यादा होने का मतलब है स्लोप ज्यादा होना, क्योंकि थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो tan थीटा की वैल्यू भी ज्यादा है। यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। सर, यानी इंक्लिनेशन विथ टाइम एक्सेस, मैं बार बार बोल रहा हूं टाइम एक्सेस से इंक्लिनेशन। आप बार बार एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में वाई एक्सिस को टाइम एक्सिस बना दे, वाई एक्सिस को टाइम एक्सिस दे दे, तो ऐसे केस में आप एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन देख के कुछ करोगे नहीं। तो आपने हमेशा टाइम एक्सिस से इंक्लिनेशन चेक करना है और डिक्लिनेशन चेक करने का है, और उसी को हम लोग थीटा बोलेंगे, इंक्लिनेशन मतलब एंगल। एंड वो एंगल अगर ज्यादा हुआ तो स्लोप ज्यादा होगा। सर, स्लोप ज्यादा होने से क्या मतलब है? अगर आप ग्रीन वाली लाइन को देख पा रहे हो तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये यूनिट टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंसेस कवर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं आपको, मान लेते हैं थर्ड सेकंड पर ही देखते हैं। अगर आप थर्ड सेकंड पर ग्रीन वाले को देख रहे हो तो ये कहीं यहां बीच में है, 14 एंड 16 के बीच में मान लेते हैं 15 मीटर्स है। और वही फोर्थ सेकंड पर अगर आप इसको चेक कर रहे हो तो आप देख सकते हो ये कहीं ऊपर में जाके बोले तो 20 मीटर्स पे मान लेते हैं, ये यहां पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो ग्रीन वाले लाइन की बात करूं मैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब टाइम 3 सेकंड था तो पोजीशन ऑफ द बॉडी 15 मीटर था, जबकि टाइम जब 4 सेकंड हुआ तो पोजीशन ऑफ द बॉडी जो हो गया वो 20 मीटर हो गया। आप नोटिस कर सकते हो कि एक सेकंड के चेंज में या एक सेकंड में जो पोजीशन में चेंज आया वो है 5 मीटर का। एक सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड हुआ है 5 मीटर का। यानी इस ग्रीन वाले के लिए जो वेलोसिटी है वो तो है 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी और स्पीड जो है वो है 5 मीटर पर सेकंड। जबकि रेड वाले के लिए अगर आप चेक कर रहे हैं तो रेड वाले की अभी अपने स्पीड निकाला था वो था 2 मीटर पर सेकंड, इसका है 5 मीटर पर सेकंड। यानी स्लोप ज्यादा होना आपको ये बताएगा कि उसकी स्पीड भी ज्यादा है। ध्यान से, ये बात करो मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप बताएगा हमें वेलोसिटी के बारे में और स्पीड के बारे में। इसका मतलब ये कि थीटा ज्यादा होने का मतलब है स्लोप ज्यादा होना, और स्लोप ज्यादा होने का मतलब है स्पीड और वेलोसिटी का ज्यादा होना। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप रिप्रेजेंट करता है वो है स्पीड को। मोर द स्लोप मोर द स्पीड। एंड स्लोप का पता चलेगा हमें एंगल से, एंगल विद टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस से क्या एंगल है उससे पता चलेगा हमें। तो हमें ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम स्लोप डिजाइन कर रहे हो या स्लोप के बारे में पता कर रहे हो तो हम हमेशा टाइम एक्सिस को रेफरेंस मान लो ये टाइम एक्सिस है और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जिसका या फिर ऑब्जेक्ट का मोशन शो करने वाली लाइन। तो इस लाइन से आप ये जो टाइम एक्सिस है इससे आप चेक करोगे कि इसका क्या एंगल है, और उसी एंगल से आपको पता चलेगा कि क्या स्पीड है उस ऑब्जेक्ट की। तो सर ये दूसरी वाली लाइन किस लिए? ये दूसरी वाली लाइन है हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप को समझने के लिए। एक बारी ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, सिमिलर चीजें हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। जबकि यहां पे वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में लेने वाले हैं। मान लेते हैं कि 1 ग्राफ यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड को। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जबकि टाइम में वही 1 ग्राफ यूनिट 1 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7th सेकंड, 8th सेकंड एंड सो ऑन। और अब आप इसको देख रहे हो
यहां पे एक बार देखते हैं, 3rd सेकंड पर गाड़ी की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, जबकि यहां पे 3rd सेकंड पे गाड़ी का डिस्टेंस था 10 मीटर्स पे। ये डिस्टेंस की जानकारी दे रहा है, जबकि ये वेलोसिटी की जानकारी दे रहा है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या थी। तो हमने देखा क्या कि भाई 3rd सेकंड पर जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो है 5, जबकि 6th सेकंड पर अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को देखें एंड इसकी वेलोसिटी को देखें तो हमें पता चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड। तो यहां अगर मैं अलग से ये डाटा लिखूं तो एट 3 सेकंड्स जो वेलोसिटी हमें देखने को मिल रही है वो है 5 मीटर पर सेकंड की, जबकि एट 5 सेकंड जो वेलोसिटी देखने को मिल रही है वो है हमारी 8 मीटर पर सेकंड की। मतलब 2 सेकंड्स की चेंज में, इन 2 सेकंड्स शब्द यूज करूं मैं, इन 2 सेकंड्स में जो वेलोसिटी में चेंज आया वो आया 3 मीटर पर सेकंड का। वेलोसिटी में चेंज आया, एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई टी 3 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 2 सेकंड, यानी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओ यानी सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप बोलने का मतलब इंक्लिनेशन, वो आपको एक्सेलरेशन की जानकारी देता है। भाई अगर बाई चांस स्लोप ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जो कि इस वाले के लिए देख रहे हो आप। अगर मैं दोनों का टाइम एक्सिस से एंगल चेक करूं तो इसका एंगल इतना है, जबकि इसका एंगल आप चेक कर रहे हो तो ये ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। बॉडी ए का जो ग्राफ है वो ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है, जबकि बॉडी बी का जो ग्राफ है वो ज्यादा इंक्लाइंड है। इसका मतलब ये कि बॉडी ए का स्लोप ज्यादा है, सॉरी कम है, बॉडी बी का स्लोप ज्यादा है। एंड स्लोप ज्यादा होने का मतलब है एक्सेलरेशन ज्यादा, क्योंकि पर सेकंड इसकी वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है, जबकि बॉडी ए की वेलोसिटी में कम चेंज आ रहा है। ओके, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में थीटा से हमको पता चलेगा स्लोप, एंड स्लोप हमें यहां पे बताएगा एक्सेलरेशन। तो दोनों ग्राफ्स में स्लोप की डिफरेंट मीनिंग है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप हमें बताता है कि किस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है, किस बॉडी की वेलोसिटी कम है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप हमें बताता है कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है और किसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है। सर ये स्लोप वगैरह को लेकर क्यों बात करें हम? वो इसलिए क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, यानी आपसे पूछ रहा है कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा, किसकी भाई। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्लोप चेक करना पड़ेगा और इंक्लिनेशन चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं भाई। अगर आप बॉडी ए के ग्राफ को देख रहे हो, इसका इंक्लिनेशन है ये, इसको हम मान लेते हैं θ1। वही बॉडी बी के इंक्लिनेशन को चेक कर रहे हो आप, तो इसका इंक्लिनेशन है ये, इसको हम मान लेते हैं θ2। एंड बॉडी सी के इंक्लिनेशन को चेक कर रहे हो आप, तो ये θ3। एंड आप देख पा रहे होंगे कि θ2 ज्यादा है, सॉरी θ2 की वैल्यू ज्यादा है, किससे ज्यादा है सर, θ3 एंड θ1 के। इसका मतलब ये कि जो बी है उसका स्लोप ज्यादा बनेगा, क्योंकि एंगल ऑल द वे ज्यादा है। एंगल ज्यादा होने का मतलब है कि इसका जो tan आएगा, tan की वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी कंपेयर टू बॉडी सी के। बॉडी सी का जो स्लोप था वो था tan, इंक्लिनेशन जो था वो θ3 था, तो इसका tan जो आएगा वो थोड़ा कम आएगा, जबकि बॉडी ए का थीटा कम है तो इसका स्लोप और भी कम आएगा।
यानी स्लोप ऑफ बी ग्रेटर है स्लोप ऑफ सी से, जो कि ग्रेटर है स्लोप ऑफ ए से। और यहां से हमें पता चल रहा है कि बी का स्लोप ज्यादा है। क्योंकि बी का स्लोप ज्यादा है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि स्पीड ऑफ बी ग्रेटर है स्पीड ऑफ सी से, जो कि ग्रेटर है स्पीड ऑफ ए से। और इस तरीके से मुझे पता चला कि किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है भाई, तो बी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि बी का स्लोप ज्यादा है कंपेयर टू सी के एंड ए के। ओके, तो एक बात तो हमको समझ में आई। दूसरी चीज है कि क्या ये तीनों के तीनों किसी भी टाइम पर एक ही पोजीशन पे दिखाई देंगे हमें रोड पे? तीनों के तीनों सर एक ही पॉइंट पे तीनों दिखाई तभी देंगे जब तीनों का पोजीशन एक ही हो। अब तीनों का पोजीशन वो भी एक ही टाइम पे ऐसा भी नहीं कि 5वें मीटर पे ए आ रहा है अभी, बी आ रहा है एक दिन बाद, सी आ रहा है दूसरे दिन। अब सिंपल सी बात है, अगर ये एक ही पॉइंट पे तीनों अलग अलग टाइम पे आए हुए हैं तो कभी नहीं मिलेंगे। यानी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पे तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या तीनों का पोजीशन सेम है। हमने क्या चेक करा और हमने क्या पाया कि तीनों कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि बी और सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी और ए भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जबकि ए और सी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है और कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिस टाइम पे तीनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो या तीनों ही एक ही पॉइंट पर अवेलेबल हो। इसका मतलब ये है कि तीनों एक पॉइंट पर कभी भी नहीं मिलेंगे। तो आपसे जो पूछ रहा है कि आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, आप बोलेंगे नहीं, नॉट पॉसिबल। फिर पूछ रहा है हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड, सी ने कितना ट्रेवलिंग कर ली है जब बी ने पास किया ए को। एक बार नोटिस करते हैं कि बी ने कहां पर पास किया है ए को, चेक करते हैं एक बारी। एंड अगर हम देख पा रहे हैं तो बी ने ए को पास किया, ये है आपकी रेड वाली लाइन है बी के लिए, जबकि ग्रीन वाली लाइन है ए के लिए। तो बी ने ए को पास करा यहां पे, एंड जब यहां पे पास करा था तो सी हमारे यहां था, और ये लोकेशन और कुछ नहीं है 8 किलोमीटर्स की थी। यानी सी के नजरिए से अगर आप देख रहे हैं, सी के नजरिए से, क्योंकि सी की बात कर रहा है कि सी ने कितनी दूरी तय कर ली है जब तक, तो सी ने 8 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। लेकिन 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 ध्यान से सुनने का है, सी ने स्टार्टिंग ओरिजिन से नहीं करा हुआ है। अगर ओरिजिन से स्टार्टिंग करा होता तो हम कहते हैं कि इसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। भाई अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये है आपका रेफरेंस पॉइंट एंड ये है 8 किलोमीटर्स की दूरी, आप रेफरेंस पॉइंट से चले होते एंड 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होता तो मैं कहता कि आपने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन आपने चला है इस पॉइंट से, जो कि मान लेते हैं 1 किलोमीटर का, मान लेते हैं आप यहां से चले हो, और अगर आप यहां से चले हो और आपको मैंने 8वें किलोमीटर पे देखा, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि आपने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, फिर तो मैं ये बोलूंगा कि आपने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। अगर आप सी को देख रहे हो तो इसका इनिशियल पॉइंट जो है जहां से इसको हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया था, तो ये अपने रेफरेंस पे ना होके ये कहीं यहां था। यानी मुझे ये पता करना है कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, क्योंकि इसके लिए रेफरेंस ये हो गया, सी के लिए रेफरेंस ये हो गया। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। अब सर इसको कैसे निकालेंगे? ग्राफ से। ग्राफ में पूरा डाटा मेंशन्ड है।
अगर आप देख रहे हैं तो ग्राफ में साफ साफ कह रहा है कि ये पॉइंट है 4। अगर इस पॉइंट को हम देखें तो ये पॉइंट आपका 4 का, लेकिन इसने स्टार्टिंग कहां से करा हुआ है? इसने स्टार्टिंग करा हुआ है यहां से, एंड 0 से लेके 4 तक अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 ग्राफ यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 किलोमीटर्स को। तो 1 ग्राफ यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करा होगा 4/7 किलोमीटर को। कोर्स यूनिटरी मेथड, अगर 7 समोसे 70 रुपए गए हैं तो एक समोसा 10 रुपए का। कैसे किया हमने? तो 70 को 7 से डिवाइड कर दिया। तो अगर 7 ग्राफ यूनिट्स 4 किलोमीटर रिप्रेजेंट करा है तो 1 ग्राफ यूनिट 4/7 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करा होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि 1 2 3 4, क्योंकि इसका इनिशियल पोजीशन है 4 ग्राफ यूनिट, एंड 4 ग्राफ यूनिट का मतलब हो गया 4 इंटू में 4/7 किलोमीटर, बोले तो 16/7 किलोमीटर। भाई 1 का पता चल गया कि 1 ग्राफ यूनिट का मतलब है 4/7 किलोमीटर, तो 4 ग्राफ यूनिट का मतलब होना चाहिए 16/7 किलोमीटर, जो कि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया 16/7 किलोमीटर। ठीक है, यानी इनिशियल पॉइंट अगर हम देखें, इनिशियल पोजीशन जो है सी के लिए, तो वह 16/7 किलोमीटर। वही अगर हम फाइनल पोजीशन देखें सी के लिए, ये फाइनल पोजीशन तब की बात करूं मैं जब बी ने ए को क्रॉस किया था, और बी ने ए को क्रॉस किया था तब सी कहां था? तो सर सी तब यहां पर था, कहीं यहां पर था, और ये और कुछ नहीं है 8 किलोमीटर्स का पोजीशन है। यानी जब बी ने, फाइनल पोजीशन में तब ले रहा हूं व्हेन बी पासेस ए, जब बी ने ए को पास किया था तब ये 8 किलोमीटर पे था। तो डिस्टेंस कितना हो गया? तो जो डिस्टेंस कवर हुआ वो होगा 8 किलोमीटर माइनस में 16/7 किलोमीटर, और इसको माइनस करें अगर हम, तो 16/7 किलोमीटर को माइनस करें अगर 8 किलोमीटर में से, जो कि आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 56 माइनस में 16 हो गया 40/7 किलोमीटर्स, जो कि लगभग 5 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स आएगा। यानी कुल मिलाकर हमारे सी भाई साहब ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 8 किलोमीटर्स का नहीं, क्योंकि इनका इनिशियल पोजीशन 0 था ही नहीं, इनका इनिशियल पोजीशन था 16/7 किलोमीटर। इन्होंने लगभग 5 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स को कवर करा हुआ है। इसी तरीके का लास्ट क्वेश्चन है डी, कह रहा है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। बी ने कितनी दूरी तय कर लिया जब इसने सी को पास किया? अब सी को पास किया अगर हम नोटिस करें, सी को पास किया, तो इसने सी को पास किया कहां है? इसने सी को पास किया हुआ है इस पॉइंट पे, यहां पे कहीं पे। ये सी की लाइन है, ये बी की लाइन है, और ये है वो पॉइंट जहां पे इसने पास करा हुआ है। बी की खूबी यह है कि इसका इनिशियल पोजीशन 0 था, यानी एस आई इनिशियल पोजीशन जो था वो 0 था, और जब इसने पास करा अपने सी को, तो फिर ये वो पोजीशन थी जहां पे इसने पास करा है। अब ये चेक करें एक बारी, ये 4 किलोमीटर तो है ही, इसके बाद 1 2 3 4, 7 और 4 11, यानी 7 यहां तक और 4 यहां तक, कुल मिलाकर अगर ये ना चेक करें तो ये है आपके लिए मेन पॉइंट जहां पे इसने पास करा हुआ है, ये है 10/, ठीक है। तो क्योंकि हमने अभी अभी जाना कि 1 ग्राफ यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4/7 किलोमीटर्स को,
और ये 10 ग्राफ यूनिट्स की बात कर रहे हैं भाई, क्योंकि 10वें ग्राफ यूनिट पर अगर आप देख रहे हो नीचे से अगर आप काउंट करोगे तो 10वां ग्राफ यूनिट है जहां पे इसने इसको क्रॉस करा है, बी ने सी को क्रॉस करा हुआ है। तो 1 ग्राफ यूनिट क्योंकि 4/7 किलोमीटर को शो कर रहा है, तो 10 ग्राफ यूनिट का मतलब हो गया 10 इंटू में 4/7 किलोमीटर, ये हो गया आपका 40/7 किलोमीटर। एंड ये वैल्यू भी 5 पॉइंट समथिंग किलोमीटर आएगी, जो कि आप कैलकुलेट कर लेना। और इस तरीके से हमने जान लिया है। पहला क्वेश्चन था कि किसने कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ए बी और सी इन तीनों में फास्टेस्ट कौन है, तो इसके लिए हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट जाना है कि भाई जिसका स्लोप ज्यादा होगा, या फिर कह लो जिसका इंक्लिनेशन फ्रॉम द टाइम एक्सेस से इंक्लिनेशन जिसका ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। फिर तीसरा कि क्या ये, दूसरा क्वेश्चन, क्या ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे कहीं अवेलेबल है? नहीं भाई, भाई सेम टाइम पे जब तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते तो हम कहते हैं कि ये तीनों उस टाइम पे एक ही पॉइंट पर थे। और इसका मतलब ये कि इन तीनों के लिए कोई, क्योंकि मतलब तीनों एक कोई ऐसा टाइम नहीं है जिसपे ये तीनों के तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि तीनों कभी मिले ही नहीं थे। तीसरा सवाल है कि सी ने कितना ट्रेवल करा, और इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट जाना है कि भाई जब भी आपको टोटल डिस्टेंस पता करने का है तो पहले पता करो इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि यहाँ डिस्टेंस जो बोल रहा है वो इनिशियल से बोल रहा है, जीरो से बोल रहा है कि जीरो से इतना डिस्टेंस है, जीरो से इतना डिस्टेंस है। जबकि जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट जीरो से स्टार्ट करे, हो सकता है कि कोई बीच में कहीं से स्टार्ट करवा, आपने जो रेफरेंस माना हुआ है वो दूसरे के लिए रेफरेंस नहीं है। तो ऐसे केस में आपको ये पता करना पड़ेगा कि उसका पोजीशन फाइनल क्या है, उसका इनिशियल पोजीशन क्या है, एंड दोनों को माइनस कर दो तो आपको चेंज इन पोजीशन पता चलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ। तो ये तीन बेसिक्स है और बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला इस क्वेश्चन में। अगला है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल को ड्रॉप किया गया है कितनी हाइट से, तो 20 मीटर्स की हाइट से ड्रॉप करा गया। मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड है। If its velocity increases uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाए इस रेट से, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये एक्सेलरेशन आपको दे रखा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है ये भी दे रखा है, 20 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। आपसे कह रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आपसे पूछ रहा है कि कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितने टाइम बाद इसको स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, यानी ग्राउंड से कब टकराएगा एंड कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। ऑफ कोर्स भाई स्पीड बढ़ती जा रही है इसकी, जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो उस वक्त इसकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी ही होगी। चेक करते हैं। लेकिन इसके लिए एक बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए कि भाई आपने इसको ड्रॉप करा है, एंड जब ड्रॉप कर रहे थे तो जब आपने इसको पकड़ा हुआ था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो, यानी इसके पास कोई वेलोसिटी उस वक्त नहीं थी। यानी हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन पता है, हमें सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी पता करना है। अगर आपको ये तीनों इक्वेशंस याद आ रहे होंगे तो इन तीनों इक्वेशंस में जो सुटेबल इक्वेशन हमें समझ में आ रहा है वो ये है, थर्ड इक्वेशन, वो है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2s, क्योंकि ऑल द वे मुझे फाइनल वेलोसिटी पता करना है, इनिशियल दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, एंड कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी मेंशन है। ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए बोले तो 10, एस बोले तो 20, ये हो गया 400। तो वी स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 400 हो जाएगी, तो वी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 400, जो कि हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर सर क्या बोलना चाहिए था, मीटर बोलना चाहिए था, मीटर पर सेकंड बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, तो इस चीज को आप यहाँ से देखो। अगर आप एक्सेलरेशन, अगर अब मैं यूनिट्स में लेके चलूं साथ ही, तो एक्सेलरेशन की यूनिट थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि डिस्प्लेसमेंट था 20 मीटर्स। आप देख लो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड को और कुछ है नहीं, सेकंड स्क्वायर ही है, तो ये है बेसिक तौर पे 400 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब रूट तो पूरे पे ही लगेगा ना, एंड अगर पूरे पे रूट लगेगा तो मीटर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट हो गया एंड सेकंड स्क्वायर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। यानी जब ये ग्राउंड से टकराएगा
अब इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। सवाल आया सर कितने टाइम में टकराएगा। लो भाई फाइनल वेलोसिटी पता है हमको, इनिशियल वेलोसिटी दे ही रखा है हमको, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम निकालना कितना टफ है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यानी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू क्या है, तो v की वैल्यू आप भी अपने निकाला 20 मीटर पर सेकंड। इनिशियल कितना था 0 मीटर पर सेकंड, प्लस में 10 इंटू में टाइम, मुझे नहीं पता कितने टाइम में, लेकिन यहाँ से एक चीज नोटिस करो, एक सेकंड में 10 का चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में एक सेकंड में 10 का चेंज आ रहा है। एक्सेलरेशन क्या बताता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, एक सेकंड में 10 का चेंज आ रहा है, तो ऑफ कोर्स 2 सेकंड्स में 20 का चेंज आ जाएगा। तो 10 t इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड, t इक्वल्स टू 20 बाई 10 कट के आ गया 2 सेकंड्स, ऑफ कोर्स जो अभी मैंने बताया था। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हो गया। अगली चीज है स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है एक कार के लिए एंड आपसे पूछ रहा है कि हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकंड्स। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ग्राफ को कलर कर रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप देख सकते हो कि इस कार की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है एंड आपसे पूछा कि 4 सेकंड्स में कितना इसने डिस्प्लेसमेंट या फिर कितना इसका डिस्टेंस कवर हुआ है। फार, फार मतलब कितनी दूरी तय कर ली इसने। शेड कर दो एरिया को भाई, कर दिया हमने ऑलरेडी। और डिस्टेंस निकालना है सर, डिस्टेंस निकालना है, ये जरूर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही जो एरिया होता है वो हमको बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। यहाँ पे एक चीज मैं पहले बोल देना चाह रहा हूँ, अगर आप देख रहे हो तो ये ग्राफ बना पड़ा है थोड़ा सा कर्व्ड, लेकिन कर्व्ड एरियाज का, सॉरी कर्व्ड सेक्शंस का एरिया आपको निकालना क्लास 9th में भी सिखाया नहीं इतना डिटेल में। और अगर नहीं सिखाया हुआ तो फिर आप इसको एक तरीके से एक ट्रायंगल समझ के चलोगे, इसको थोड़ा सा ट्रायंगल समझ के चलने का है। एंड ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो हमको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस की वैल्यू दे रखी है 4, भाई देख सकते हैं आप 4 सेकंड्स का है। एंड जो हाइट है हमारे पास वो आप देख रहे हो 6 वैल्यू है इसकी, तो हाफ इंटू में 4 इंटू में 6, 2 इंटू में 2, 2 6 12 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया गया इसके द्वारा। ओके अगली चीज है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा पार्ट है ग्राफ का जो कि यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंड वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो टाइम देखो 6, भाई इस टाइम पे वेलोसिटी जो हमें देखने को मिल रही है वो समथिंग ये देखने को मिल रही है, और इस टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी मैं बोल सकता हूं कि आफ्टर टाइम इक्वल्स टू 6 सेकंड्स, यानी इस टाइम के बाद जो वेलोसिटी हमें देखने को मिलेगी वो कांस्टेंट देखने को मिलेगी। एंड कांस्टेंट देखने का मतलब है कि जो मोशन होगा वो आपका यूनिफॉर्म होगा। आफ्टर बोलो भाई, पहले मत समझ लेना, आफ्टर का मतलब बाद में, तो यानी छठे सेकंड के बाद अगर आप देखेंगे तो इसका ग्राफ जो है वो वैसा था। अगली चीज है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। अलग अलग सिचुएशंस को हमने नोटिस करने गए और पता करने गए कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं, अगर पॉसिबल है तो कब पॉसिबल है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट वेलोसिटी जीरो हो। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ, अगर आप किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है एंड फोर्सेस की वजह से हमेशा एक्सेलरेशन होती है। ये जब हम चैप्टर 9 के क्वेश्चन, सॉरी लॉ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन कराएंगे तब हम आपको समझाएंगे कि फोर्स जब भी किसी बॉडी पे लगेगा तो बॉडी विल एक्सपीरियंस सम एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये जो बॉडी आपने ऊपर की तरफ फेंका है इसके ऊपर नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा होगा। ऑफ कोर्स बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एंड वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है रिटार्डेशन। तो जब ये बॉल ऊपर जा रही होगी तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये रिटार्डेशन का रोल प्ले कर रही होगी।
यही कारण है कि धीरे धीरे इस बॉल की वेलोसिटी कम होती जाएगी एंड फाइनली इस पॉइंट पे यानी एट मैक्सिमम हाइट जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उस वक्त एक्सेलरेशन तो एक्ट कर ही रहा होगा उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, एंड वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो जी लग रहा होगा। इसका मतलब ये कि जब आपका ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन के इन्फ्लुएंस में होता है एंड वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो करा, ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है जा रहा है एंड फाइनली जब इस पॉइंट पे पहुंचा, इस पॉइंट पे इसको जीरो वेलोसिटी एक्सपीरियंस होगी, यही कारण कि और ऊपर नहीं जा पा रहा है और फिर यहीं से अब नीचे आना शुरू कर देगा। यानी ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था तो ये था आपका जीरो वेलोसिटी का पोजीशन और उस वक्त इसको एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस होता है और यही कारण है कि अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो पहला केस देख लिया हमने कि एक ऑब्जेक्ट है उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस हो रहा हो लेकिन वेलोसिटी जीरो हो, वो ऐसे सिचुएशन में देखने को मिल जाएगा यहां पे। दूसरा, an object moving with an acceleration but with uniform speed। ओह, स्पीड आपका यूनिफॉर्म है बट एक्सेलरेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। सर एक्सेलरेशन भी हो रहा है एंड स्पीड भी यूनिफॉर्म है, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। नहीं सर नहीं पॉसिबल है। आपने बोला था कि एक्सेलरेशन जब भी होगा वेलोसिटी में चेंज आएगा एंड अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो स्पीड यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? तो मैंने बोला कि भाई वेलोसिटी में चेंज आएगा, मैंने ये नहीं बोला स्पीड में चेंज आएगा। अलग अलग है दोनों। हाँ, वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन भी देखना होता है। जबकि स्पीड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता है भाई अपने पास, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये कि नॉर्मल टर्म्स में मैं ये बोल सकता हूं कि वेलोसिटी और कुछ नहीं स्पीड विद डायरेक्शन है, स्पीड विथ डायरेक्शन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा भाई, सिंपल सी बात है। मैग्नीट्यूड में चेंज आए तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज आए तब भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है तो स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है। और ये चीज हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस। ध्यान से सुनना है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये एक ड्यूटी है। एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे आपका सन है सेंटर पे और ये है अर्थ। अब थोड़ा बहुत क्योंकि आपने ग्रेविटेशन सीख ही लिया होगा अभी तक या जान लिया होगा, तो सन जो है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है विद अ फोर्स कॉल्ड एक्सेलरेट ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन। क्योंकि हमारे अर्थ का वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी के टाइम में ये है, तो अर्थ चाह रही है इधर की तरफ जाना, अर्थ धीरे धीरे इधर की तरफ मूव ऑन कर रही है। और क्योंकि ये जो फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है ये कॉन्टिन्यूसली लगता जा रहा है, जिसकी वजह से अर्थ को अपना डायरेक्शन हल्का सा चेंज करना पड़ा और ये होगी फाइनली इधर की तरफ। अब ये अर्थ इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है क्योंकि फोर्स लगातार लगते जा रहा है, तो फिर अर्थ को अपने डायरेक्शन को हल्का चेंज करना पड़ा क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार लगते जा रहा है, तो फिर डायरेक्शन में चेंज आया, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, मैग्नीट्यूड में नहीं। और यहां जो फोर्स लग रहा है यह है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स बार बार सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। उसी कोशिश में आपकी ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन शो कर रही है,
ये अपना डायरेक्शन चेंज करिए, मैग्नीट्यूड नहीं, डायरेक्शन चेंज करिए। और क्योंकि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो मैं बोलूंगा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ और थी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ और है। हो सकता है मैग्नीट्यूड दोनों केस में सेम हो, बोले तो स्पीड हो सकता है सेम हो, बट डायरेक्शन तो चेंज हुआ। एंड अगर डायरेक्शन में चेंज आया मतलब वेलोसिटी में चेंज आया, यानी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है इस एक्सेलरेशन की वजह से, ये एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स ने दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई ड्यूटी है ये कोई फोर्स नहीं है। मैंने यहां साफ साफ बोला है कि यहां ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स, से ड्यूटी है। मतलब तुम्हारे क्लास में कोई ना कोई मॉनिटर भी होगा, तो क्या मॉनिटर नाम का लड़का या लड़की है? नहीं, मॉनिटर तो एक ड्यूटी है जो पर्टिकुलरली उस टाइम पे वो बंदा और बंदी जो है वो निभा रहे होते हैं। तो अगर मैं तुम्हारी क्लास में आज के दिन जाऊं और पूछूं कौन है मॉनिटर, तो शायद कोई एक बंदा खड़ा हो और कहे कि मैं मॉनिटर हूं, लेकिन क्या उसका नाम मॉनिटर है? नहीं, वो उस ड्यूटी को निभा रहा है, इसलिए उसको मॉनिटर कह रहे हैं। इसी तरीके से यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ खींचने का काम कर रही है, इसीलिए यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहा हूं। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये कि यहां एक्सेलरेशन तो लग रहा है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। मतलब स्पीड यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन भी है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब बॉडी यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में घूम रही हो, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन में घूम रही हो। ऑफ कोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी लगेगा तो चांस है कि वहां पे यूनिफॉर्म स्पीड रहे। तीसरा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। हो, एक ऑब्जेक्ट जो है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर लग रहा हो। भाई यही केस है, देख सकते हो आप, क्योंकि हम जानते हैं सर्कल का जो रेडियस होता है वो हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है। तो हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो अलोंग द रेडियस लग रही है, अलोंग द रेडियस लग रही है, रेडियस के अलोंग साथ साथ, जबकि बॉडी का मोशन टेंजेंट के अलोंग है, दोनों परपेंडिकुलर है। ऑफ कोर्स, तो ये वो केस है जब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है तो ऐसे केस में बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन या फिर डायरेक्शन ऑफ मूविंग। ओके, तो ऊपर वाले के लिए हमने भाई ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटेशन का केस देखा, और नीचे के दो केसेस हैं इनमें हमने सर्कुलर मोशन का केस देखा। तो सर्कुलर मोशन में ये चीजें पॉसिबल होती हैं कि एक्सेलरेशन लग रहा हो फिर भी स्पीड यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये रही, एक्सेलरेशन ये रहा, एंड दोनों का डायरेक्शन जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर रेडियस है। लेट अस सपोज ये हमारी प्यारी सी अर्थ, ये रहा वो सैटेलाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, और अर्थ एंड सैटेलाइट के बीच का जो रेडियस है वो है 42,250 किलोमीटर का। कह रहा है कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। आपसे स्पीड कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, लेकिन उसने ये नहीं बोला मीटर पर सेकंड में निकालो, किलोमीटर पर आवर में निकालो, कैसे में निकालो।
क्योंकि वैल्यूज ऑलरेडी किलोमीटर में है, आर में है, तो हम यहाँ पे स्पीड को किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे हमको रेडियस किलोमीटर में दे रखा है, जबकि मुझे ये पूरा का पूरा पाथ पता करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल द वे ये पूरा का पूरा जो सैटेलाइट है ये पूरा एक चक्कर लेता है 24 घंटे में टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। पूरा एक चक्कर काटने में इसको लग जाते हैं 24 घंटे, पूरा एक चक्कर काटने में। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि एक चक्कर का मतलब क्या है भाई। एंड एक चक्कर का मतलब पता करने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट शायद याद भी आ रहा हो भाई। आपको पता है कि बाउंड्री, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम, उसकी लेंथ को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होगा वो बराबर होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। एंड सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस पूरी बाउंड्री की लेंथ होती है, सर्कल के बाउंड्री की लेंथ को हम सरकमफेरेंस कहते हैं, जिसको आमतौर पे किसी और फिगर के केस में उसको हम पेरीमीटर कहते हैं, सर्कल के केस में इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। 2 पाई आर, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस है हमारा 42,250 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक पूरा का पूरा एक चक्कर काटने में जो टाइम लग रहा है वो है 24 आवर्स का। हमको निकालना क्या है सर? सर हमको निकालने का स्पीड। स्पीड और कुछ नहीं होता, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, यूनिट टाइम में। और यूनिट टाइम के लिए, यूनिट टाइम में 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है। और अगर कुछ भी हो सकता है तो हम आज के टर्म्स में चल लेते हैं भाई, क्योंकि ऑल द वे आसान है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं ये एस वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उस एस को हम डिवाइड कर देंगे टी से, और इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी किलोमीटर पर आवर में। और इस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, जो कि हमारे एक्सरसाइज के मोशन चैप्टर के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम अपने साइड से भी करेंगे, और तब तक के लिए देखते रहो भाई, मस्त एंजॉय करते रहो। एंड अगर कुछ भी सजेशंस हो तो वो भी दें, और कुछ भी डाउट्स हो तो आप फील फ्री करो भाई, फील, आप क्वेश्चंस को आस्क करो। और प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू।